Hello friends, welcome to YouTube channel Agri with Avant. Today discuss about the concept of economics. Means today we discuss about the consumer surplus. So let's start the video. मीनिंग ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। जो कंज्यूमर सरप्लस है ये कंसेप्ट किसने दिया था? ये कंसेप्ट सबसे पहले दिया था एल्फ्रेड मार्शल ने। इन्होंने इसके बारे में डिफाइन किया था और हमें बताया था कि कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है। कंज्यूमर सरप्लस जो वो एक्सेस होता है जो हम किसी कोमोडिटी के लिए पे करते हैं उसके पेमेंट के हिसाब से हमें सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलता है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, बाद में हम डेफिनेशन पे आएंगे। देखो, हम एक मैच बॉक्स लेके आए, माचिस की डिब्बी लेके आए, हम उसके लिए 1 रुपये पे कर रहे हैं, लेकिन हमें उससे सेटिस्फेक्शन तो बहुत ज़्यादा मिल रहा है क्योंकि हम उसको चूल्हा जलाने में और बहुत सारे अपने अन्य अन्य कामों में यूटिलाइज करते हैं। तो मीन्स उसकी पेमेंट तो बहुत कम है लेकिन उससे सेटिस्फेक्शन हमें बहुत ज़्यादा है, और इसी गैप को हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखो, कंज्यूमर सरप्लस इज द एक्सेस ऑफ व्हाट वी आर प्रिपेयर टू पे ओवर व्हाट वी एक्चुअली पे फॉर ए कम्युनिटी। मीन्स ये वो वाला एक्सेस होता है। मीन्स अगर हमारा 1 रुपये है माचिस का रेट, तो मैं उसके लिए 3 रुपये देने को तैयार हूँ। मीन्स कितने तक मैं प्रिपेयर हूँ? 3 रुपये। और एक्चुअली मैं कितना पे कर रहा हूँ? 1 रुपये। तो 3 रुपये में से हम 1 रुपये घटा देंगे, वो हमारा क्या हो गया? वो हमारा हो गया कंज्यूमर सरप्लस। आया आपको ये समझ में? अगर आपको कुछ भी समझ में कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जाना, ठीक है। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वी आर प्रिपेयर टू पे एंड वट वी एक्चुअली पे। यही बात मैंने अभी ऊपर बताई आपको। और कंज्यूमर सरप्लस के बारे में एक और बात है, कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी माइनस का टोटल अमाउंट स्पेंड। ये अभी हम एक टेबल के थ्रू समझेंगे कि ये क्या होता है। अब देखो, हम कंज्यूमर सरप्लस को कैसे एस्टिमेट करते हैं। मैंने पहले वाली वीडियो में ये बताया है कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है कि किसी भी प्रोडक्ट से हमें कोई सेटिस्फेक्शन मिलती है, जैसे जैसे हम कंज्यूम करते जाते हैं उसकी सेटिस्फेक्शन घटती चली जाती है। देखो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमने 1 यूनिट ऑफ एप्पल कंज्यूम किया, एक एप्पल खाया, मान लिया मैंने खाया आपने खाया, हमें उससे सेटिस्फेक्शन मिली 20, हमारी 20 क्या होगी? मार्जिनल यूटिलिटी। और हम वास्तविकता में कितना पे कर रहे हैं उसके लिए? मान लिया एक सेव आ रही है 5 रुपये में, तो वो 5 क्या है? वो है उसका एक्चुअल प्राइस। तो मार्जिनल यूटिलिटी में से जब हम एक्चुअल प्राइस को घटा देंगे तो हमारा क्या आएगा? हमारा आएगा कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। इसी तरह सेकंड यूनिट में देखो, धीरे धीरे हमारी सेटिस्फेक्शन घट रही है, 20 से होगी फिर 15, लेकिन रेट तो सेम है, तो 15 में से 5 घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा? 10। तो सेकंड यूनिट का कंज्यूमर सरप्लस है 10। इसी तरह नेक्स्ट वाले का कंज्यूमर सरप्लस है 5, फिर है 0। अब देखो, हमने अभी उसके फॉर्मूले में क्या देखा था? टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी, इन सारी की सारी यूटिलिटीज को आप ऐड ऑन करो, टोटल इनका सम आता है 50, और जो हमारा सरप्लस है सारा का सारा उसको आप काउंट करो, ये हमारा आ गया 30। हम सरप्लस को कैसे निकालते हैं? सरप्लस को हम निकालते हैं जो हमारा एक्चुअल प्राइस है, जो टोटल अमाउंट हमने स्पेंड किया है उसको हम घटा, मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी में से हम ये घटा देंगे, इस टोटल में से हम इसको घटा देंगे, फिर हमारा क्या आ जाएगा? हमारा आ जाएगा कंज्यूमर सरप्लस। हमें सारा का सारा मिल जाएगा कि इस फॉर्मूले ये यही बताया था कि टोटल यूटिलिटी में से हम टोटल अमाउंट स्पेंड घटा देंगे, ठीक है। यहाँ पे टोटल यूटिलिटी कितना हमारा 50 है, टोटल स्पेंड कितना हमारा मनी वो 20 है, तुम्हारा कंज्यूमर सरप्लस कितना आ गया? 30 आ गया, ठीक है। ये हमारा कंज्यूमर सरप्लस का मेजरमेंट था। अब आता है क्रिटिसिज्म ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। मीन्स बहुत सारे जो हमारे इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने इसका विरोध भी किया। क्यों विरोध किया अब हम वो जानते हैं। सबसे पहला उनका कहने का रीज़न था कि कंज्यूमर सरप्लस एक इमेजिनरी थिंकिंग है। मीन्स हम जस्ट इसके अंदर इमेजिन करके चलते हैं कि हम कितने तक पे करेंगे। मान लिया हम ये इमेजिन करते हैं कि एक कस्टमर है वो 5 रुपये पे करेगा एक मैच बॉक्स के लिए। ये जस्ट हमारी क्या है? इमेजिन है। वास्तविकता में क्या हो सकता है कि वो कम भी ज़्यादा पे कर दे और ज़्यादा भी पे कर दे। तो ये जस्ट इमेजिनरी थिंकिंग है और ये एक अनरियल थिंग है। इसमें ये बता है, इस क्रिटिसिज्म में ये कहा गया है। फिर हमारा था डिफ़िकल्ट टू मेजर। मीन्स इसको मेजर करना बहुत ही ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट टास्क है। क्यों है? क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग अमाउंट पे करता है। डिफरेंट पीपल आर प्रिपेयर टू पे डिफरेंट अमाउंट। कोई आप मान लिया पे करोगे इसके लिए 5 रुपये, मैं इसके लिए पे करूँगा मान लिया 3 रुपये, तो ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा मेज़र करना। तो टोटल कंज्यूमर सरप्लस मार्केट का हम मेज़र नहीं कर सकते कभी भी। ये इसका एक क्रिटिसिज्म का सेकंड पॉइंट था। फर्स्ट था हमारा इमेजिनरी, मीन्स ये एक अनरियल थिंग है। सेकंड हमारा डिफ़िकल्ट टू मेज़र, मीन्स हम इसको आसानी से मेज़र नहीं कर सकते। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आते हैं क्यों इसका विरोध किया गया? सरप्लस एग्जॉस्टेड, ये हमारा थर्ड पॉइंट है। अगर कोई कंज्यूमर को पता है कि ऐसी कोई सरप्लस की जो थिंग है वो एग्जिस्ट करती है, तो वो
लगातार बाय करता रहेगा जब तक उसका सरप्लस यूटिलिटी डिसअपीयर नहीं हो जाती। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं होता। मान लिया अगर जो सैटिस्फैक्शन हमें मैच बॉक्स से वो बहुत ज़्यादा है, ₹1 की है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम उसका एक पूरा का पूरा ट्रक खरीद लेंगे मैच बॉक्स का। जितने हमें नीड है हम उतना ही तो खरीदेंगे। हम दूसरे जो हमारी दूसरी कमोडिटीज़ हैं वहाँ पे भी अपना पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। इसका एक क्रिटिसिज्म का ये थर्ड पॉइंट था। फिर हमारा ये है नॉट अप्लीकेबल टू नेसेसरीज, मीन्स जो ये कंज्यूमर सरप्लस का कंसेप्ट है ये कभी भी नेसेसरीज पे अप्लाई नहीं होता। क्यों नहीं होता? जैसे आप देखो, आप अगर प्यासे हो और इतना मतलब बिल्कुल आप मरने के कगार पर हो और आपको कहिए कि ये गिलास में एक पानी का गिलास 50,000 रुपये में दूंगा, तो फिर भी आप उसको लोगे क्योंकि आपकी जान के ऊपर आई है। मीन्स वो एक नेसेसरी है। वाटर हमारी जो प्यास को बुझाना वो हमारी नेसेसिटी है। इसी तरह फूड, बिल्कुल 10 दिन से भूखे मर रहे हो तो आप उसके लिए कुछ भी पे करने के तैयार हो जाओगे। इसके अंदर कोई भी कंज्यूमर सरप्लस का कंसेप्ट कभी भी काम नहीं करेगा। ठीक है, ये नेसेसरीज पे कभी भी लागू नहीं होगा। फिर आया जो डॉक्टर मार्शल, जिन्होंने कंज्यूमर सरप्लस का कंसेप्ट दुनिया के सामने रखा था। उन्होंने इसके फेवर में कुछ बातें कही। मीन्स उन्होंने ये कहा कि ये जितना अनरियल हमें दिख रहा है उतना ये अनरियल है नहीं, क्योंकि पहले ये बताया था कि क्रिटिसिज्म में ये कहा गया था कि ये अनरियल थिंग है, मीन्स हम इसको कभी भी लागू नहीं कर सकते। लेकिन जो डॉक्टर मार्शल है, अल्फ्रेड मार्शल है, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। उन्होंने कहा कि अगर कोई इंसान है, अगर वो सिटी में रहता है, वो 1,000 रुपये में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन अर्न कर सकता है। मीन्स उसके पास वो 1,000 रुपये को खर्च करके अपनी ज़्यादा इच्छाओं को पूरा कर सकता है। ठीक है। दूसरी तरफ कोई दूर एक गांव है, बहुत ज़्यादा एक डिस्टिंक्ट विलेज है, तो वहाँ पे उस व्यक्ति को 1,000 रुपये में कम सेटिस्फेक्शन मिलेगी क्योंकि वहाँ पे चीज़ें महंगी हैं। तो इस बात से उन्होंने प्रूव करने की कोशिश की कि डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि मैं ये सोचता हूँ। ठीक है, इन्होंने इस बात के बारे में बताया। फिर हमारा आता है इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। मीन्स हमने सारी बात देख ली, उसका क्रिटिसिज्म, उसका विरोध भी देख लिया हमने, उसका हमने पक्ष और विपक्ष दोनों चीज़ देख ली। कंसेप्ट को समझ लिया, पक्ष और विपक्ष। ठीक है। फिर हमारा आता है इसका महत्व क्या हमारे लिए। ये जाना हमने, हमारे लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अप्लाई कहाँ पे करेंगे इसको प्रैक्टिकल लाइफ में। सबसे पहला इसका पब्लिक फाइनेंस में। मीन्स जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, जो हमारा वित्त मंत्रालय होता है, वो पब्लिक फाइनेंस किस कैसे अपना अर्न करता है मनी, वो इसी फॉर्मूले पे चलता है। कंज्यूमर सरप्लस पे ज़्यादा चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि उनको ये पता है कि किस प्रोडक्ट से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है उसके पेमेंट के हिसाब से, तो वो उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स इम्पोज करेंगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना फाइनेंस को इंक्रीज कर सकें। और वो उन चीज़ों पर टैक्स कम करेंगे जहाँ पे उनको ये लगता है कि पीपलों को पहले ही यहाँ पे सेटिस्फेक्शन कम है, और इसके ऊपर हम और भी ज़्यादा अगर टैक्स लगा देंगे तो वो चीज़ हमारे गवर्नमेंट के लिए अनस्टेबलाइज हो जाएगी। ठीक है। दिस विल ऑल्सो मीन्स लेस हार्डशिप टू द पीपल एंड इट विल ब्रिंग मोर रेवेन्यू टू द स्टेट। मीन्स लोगों का भी कम से कम समस्या होगी। अगर कोई प्रोडक्ट है जिसकी, जैसे हमारा कोई नेसेसरी लाइफ का थिंग नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हैं एग्जांपल, उसके पेमेंट के हिसाब से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है तो गवर्नमेंट उसके ऊपर ज़्यादा पैसा लगा देगी। मीन्स ज़्यादा टैक्स लगा देगी तो ज़्यादा पैसा अर्न होगा गवर्नमेंट को अपने बजट को इम्प्रूव करने के लिए। इसका नेक्स्ट कहाँ पे अप्लाई होता है? ये बिजनेसमैन और मोनोपोलिस्ट। मोनोपोलिस्ट क्या होता है? जिसका मार्केट के ऊपर कब्जा होता है। जैसे कोई फार्मा कंपनी है, अगर उस एक कंपनी का किसी भी मार्केट के ऊपर कब्जा है तो वो अपनी नीतियों के हिसाब से उसको पूरी मार्केट को गवर्न करेगी। मीन्स जो बिजनेसमैन होता है वो प्राइस को रेज कर सकता है उन आर्टिकल्स के ऊपर, उन कमोडिटीज़ के ऊपर जिन पे कंज्यूमर सरप्लस ज़्यादा है। मान लिया आप कोई दवाई लेके आते हैं मार्केट से और आपको सेटिस्फेक्शन तो ज़्यादा मिल रहा है। मान लिया 10 रुपये में एक उसका पूरा वो आता है, पत्ता कह सकते हैं हम उसको। ठीक है, तो उससे हमें सेटिस्फेक्शन तो ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन हमें क्या, उसके लिए पेमेंट तो हम कम कर रहे हैं। तो वो क्या करेगा, जो बिजनेसमैन है वो उसको ज़्यादा कर देगा, उस रेट को 15 रुपये कर देगा। तो वही चीज़ हमें इतना ज़्यादा वो मिलेगी, हार्डशिप नहीं करनी पड़ेगी हमें। तो वहाँ पर ये अप्लाई हो सकता है। साथ में जो सेलर है हमारा, जो बेचने वाला है, वो भी प्राइस को वो इंक्रीज कर सकता है। अगर वो मोनोपोलिस्ट, अगर उसका मार्केट के ऊपर कब्जा है, उसे पता है कि लोग इसको खरीदेंगे, अगर मैं इंक्रीज करूँ या डिक्रीज करूँ तो वो उनका खरीदना उनकी मजबूरी है, तो वहाँ पर भी वो अप्लाई होता है। ठीक है। फिर हमारा आता है, ये किस चीज़ में हेल्प करता है? हमारी कंपेयरिंग एडवांटेजेस ऑफ डिफरेंट प्लेसेस। हमें इस बात से पता चल जाता है कंज्यूमर सरप्लस से कि कौन सी जगह पे रहने में ज़्यादा फ़ायदा है। ठीक है, जैसे अगर हम सिटी में रहते हैं तो हमें
पैसे से ज़्यादा हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है। अगर कोई 10,000 रुपये कमाता है सिटी के अंदर या किसी खास रीजन के अंदर, तो वो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन अर्न कर सकता है, तो हमें पता चल जाएगी कि वहाँ पे रहने में ज़्यादा फ़ायदा है। मीन्स कौन से स्थान पर रहने का कितना ज़्यादा फ़ायदा है, तो हम उससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, ये हमारा इसका नेक्स्ट पॉइंट था। फिर हमारा आता है मेजरिंग बेनिफिट्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड। मीन्स जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है उसमें कितना फ़ायदा है ये भी हमें पता चल जाता है। जो कंज्यूमर सरप्लस है, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से कितना बेनिफिट होता है उसको डायरेक्ट लिंक होता है इसका। हम उन चीज़ों को जो सस्ती होती हैं चीज़ें, उनको ज़्यादा अब्रोड से, विदेशों से ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लिया कोई टॉय है, हम चाइना से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं कोई भी थिंग होगी, क्योंकि वो चीप प्रोडक्ट बनाते हैं। चीप के कारण हमें तो वो सस्ता पड़ता है और हमें पैसा भी कम देना पड़ता है और हमें सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलती है। मीन्स उसका कंज्यूमर सरप्लस ज़्यादा है, कंज्यूमर हमेशा फ़ायदे में रहेगा, इसलिए हम चाइना से ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं और इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर ये हेल्प करता है। कोई टॉय है, अगर वो 5 रुपये में आ रहा है चाइना से, हर हमारा इंडियन मार्केट में वो जो इंडियन प्रोडक्ट है वो 20 रुपये का है, तो हमें 5 रुपये वाला ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है, तो हम उसी को ज़्यादा क्या करते हैं, खरीदते हैं, उसी को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। ठीक है, इंपोर्टिंग, हमें इंपोर्ट करने से पहले हमें ये सारी की सारी हमें बातें ध्यान रखनी होती हैं। तो जितना ज़्यादा सरप्लस होगा, जितना ज़्यादा फ़ायदा होगा, उतना ही ज़्यादा ये इंटरनेशनल ट्रेड के लिए फ़ायदेमंद होगा। इसलिए इसके कारण ही भारत बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है चाइना से। क्यों? क्योंकि हमारे कंज्यूमर्स को, जो हमारे खरीदने वाले हैं लोग, उनको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। ठीक है, ये हमारा एक नेक्स्ट पॉइंट था और इसका लास्ट पॉइंट था। ये हमारा वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में दे के ज़रूर जाना। थैंक यू फ्रेंड्स।